तो ईरान और अमेरिका, उधर दूसरी तरफ इजराइल, ईरान, अमेरिका और इजराइल, इनके बीच जंग जारी है। आज युद्ध का 1 हफ्ता पूरा हो रहा है। महायुद्ध से जुड़ी तमाम खबरें आपने फटाफट अंदाज में तो देख ली हैं। अब बड़ी खबरें क्या हैं, वो 10 बड़े अपडेट मैं आपको बताने जा रही हूं। महायुद्ध से जुड़े ये 10 बड़े अपडेट हैं। पहली बड़ी खबर जान लीजिए आप। ईरान इजराइल जंग का ये 7वां दिन है, मतलब 1 हफ्ता पूरा हो रहा है और युद्ध में अब तक कुल 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा बड़ा है। सिर्फ लेबनान की ही अगर बात की जाए तो लेबनान में ही 100 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। उधर ईरान में मुस्तफा खामेनेई मंजूर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है, अमेरिका से कोई युद्ध विराम नहीं चाहते हम, ये ईरान कह रहा है, क्योंकि ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान युद्ध विराम की बात चाह रहा है। युद्ध के चलते 35,000 लोग फंस गए हैं खाड़ी में, ये यूएन की तरफ से एक आंकड़ा आया है। वहीं ट्रंप ने इराक ईरान के जो कुर्द नेता हैं उनसे मदद मांग ली है और जंग के बीच चीन ने मध्यस्थता की पेशकश कर डाली है। वहीं लेबनान के कई शहरों में सायरन गूंज रहे हैं, अलर्ट जारी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान को निशाने पर लिया जा रहा है। और 10वीं बड़ी खबर यह है कि इस्लामी दुनिया में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। यह रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है और रूस इस दावे के साथ निशाने पर अमेरिका और इजराइल को ले रहा है। इस बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं, बारूदों की बारिश हो रही है, वहीं ईरान भी करारा जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेसिस, दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध का 7वां दिन आज, 7वें दिन भी दोनों तरफ से बारूद की जमकर बारिश जारी है। युद्ध से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। तेल अवीव में ईरान ने जोरदार प्रहार किया, भारी तबाही हुई है तेल अवीव में। ईरान के ड्रोन अटैक से दुबई में अफरा तफरी मची है। बहरीन में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को ईरान ने उड़ा दिया है और वहीं बेरूत और फिलिस्तीन में इजरायली मिसाइल्स ने कोहराम मचा रखा है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी बेस पर भी हमला बोल दिया है। ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। 30 दिन तक भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीद सकेंगी। तो देखिए आप किस तरीके से अमेरिका जो है, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसी वजह से दुनिया भर में जो तेल संकट हो रहा है, भारत को उससे दो चार ना होना पड़े। अमेरिका भारत को इजाजत दे रहा है कि आप 30 दिन के लिए और रूस से तेल खरीद सकते हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, इससे भारत को बड़ी राहत मिल रही है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपका टेक। अमेरिका ने भारत को राहत दी है 30 दिन के लिए और भारत जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है। थैंक यू रोमाना जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको देखने के 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो यह है कि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है कि आपका जो तेल की आपूर्ति है वो बनी रहेगी। रशिया से आप तेल खरीद सकते हैं। आपका सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आपके पास ऑयल आएगा और यहाँ पे किसी भी क्राइसिस से निपटा जा सकता है। लेकिन दूसरा एंगल इसमें यह है कि अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला। हिंदुस्तान सॉवरेन कंट्री है, वो जहां से चाहे तेल खरीद सकता है। और इस तरीके के बयान अमेरिका से आना कि वो 30 दिन की परमिशन दे रहा है, दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका हर इशू में इंटरफेयर करना चाहता है, चाहे वो ऑयल बाइंग हो, चाहे किसी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो, या किसी भी जियोपॉलिटिक्स के आधार पे कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर जो वो डिसाइड करता है। तो मेरा मानना है कि तो मुझे लगता है आपने बड़ा ही सभ्य सा शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। मतलब देसी अंदाज में अगर कहा जाए ना, तो अमेरिका जो है वो हर मामले पर अपनी चौधराहट जमाना चाहता है। मतलब भारत जो है वो कहीं से भी तेल खरीदे, अमेरिका का इससे क्या लेना देना। लेकिन अब देखिए आप, अमेरिका कूद रहा है और अमेरिका जो है वो मैसेजिंग देखिए जरा आप किस तरीके की अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया का राजा मैं ही हूं, अमेरिका भारत को छूट दे रहा है, 30 दिन की हम छूट दे रहे हैं भारत को कि वो रूस से तेल खरीद ले। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। सर आ रही हूं मैं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग, इजराइल पर ईरान की जोरदार कार्रवाई जारी है। ईरान ने इजराइल पर रात भर मिसाइल्स दागी है। ईरान ने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया है। तेल अवीव पर इजराइल का मिसाइल अटैक, तेल अवीव पर गिर रही हैं ईरान की मिसाइल्स।
ईरान के हमले में तेल अवीव में भारी तबाही हो रही है। ईरानी मिसाइल इजरायली सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो रही हैं, तेल अवीव पर जाकर गिर रही हैं और ऐसे में इजरायल का वो सुरक्षा कवच, वो आयरन डोम जो दुनिया भर में सबसे मजबूत कवच के तौर पर देखा जाता था, उसी को भेदने में यहां पर ईरान कामयाब हो रहा है। और ऐसे में ये ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं वो सीधे तेल अवीव पहुंचकर वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। देखिए, जब मिसाइल्स यहां पर गिर रही हैं उस वक्त सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। इजरायल का एयर डिफेंस कैसे नाकाम हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई मिसाइल्स जब जमीन पर टकरा रही हैं तो फिर कैसी तबाही मचा रही हैं। तस्वीरें देखिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये इस युद्ध का 7वां दिन आज शुरू हो गया है, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? ये युद्ध जो है वो किस दिशा में बढ़ता दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ईरान के जो सेना है वो बिल्कुल सतर्क है और जिस तरीके से वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को लगातार वो डेंट दे रहा है। शुरू के पहले दिन का युद्ध देखेंगे तो लग रहा था कि पूरी तरीके से ईरान बैकफुट पे चला गया था। 1000 टारगेट उन्होंने एंगेज किए थे और साथ में आयतुल्लाह खमेनी को उन्होंने मार दिया था। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने युद्ध में वापसी की, जिस तरीके से उन्होंने यूएस अब्राहम लिंकन पे हमला किया, जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया, जिस तरीके से तेल अवीव में उन्होंने एक भय का वातावरण बना दिया और लगातार इजराइल में सायरन बज रहे हैं, ईरान वापस युद्ध में आया है। उसकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर उसने कैपिटलाइज किया है, जिसमें बैलिस्टिक्स और ड्रोन में उसे महारत हासिल थी। और साथ में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उसके पास एग्जिस्ट करता है, जो कि चाइना ने बहुत बड़ी मदद उसके पास पहुंचाई थी युद्ध शुरू होने से पहले। बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टर, तमाम मिलिट्री हार्डवेयर के साथ वहां डिप्लॉय हुए थे, आए थे और उन्होंने मोस्ट लाइकली एयर डिफेंस के आइटम, मिसाइल्स और तमाम ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर ईरान को सप्लाई की थी, जिससे कि ईरान युद्ध में बना हुआ। देखिए, रिजल्ट चाहे जो निकले, ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से इस समय बातचीत नहीं करना चाहता है। वो अमेरिका को लगातार क्षति पहुंचा रहा है और अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो इस युद्ध से कैसे निकले। वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रिसेंटली देखिए अब उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या बचा है। ईरान की सत्ता को बदलने के लिए उनके पास ईरान के अंदर कोई ऐसा पार्टी या ऐसी संस्था नहीं जिसको वो सत्ता में ला सके। इन ऑल्टरनेटिव्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने कहा है ना कि साहब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे बाहर कैसे निकले, तो ये तमाम जो बयान आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बैठकर कह रहे हैं कि साहब ईरान चाह रहा है कि हमसे बातचीत करे, लेकिन अब हम ईरान से ज्यादा लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्चरिंग है। देखिए, अमेरिका में कि जिस तरीके से बयान डोनाल्ड ट्रंप के आते हैं, वो हर चीज को अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज, जो भी विश्व में कोई भी घटनाएं हो रही हैं, उसकी वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और देखिएगा, एक ऐसा दिन आएगा जब वो यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करेंगे और कहेंगे अमेरिका ने युद्ध जीत लिया, ईरान को तबाह कर दिया, मिडिल ईस्ट पे पूरा कंट्रोल कर दिया। ऐसा नैरेटिव चलाएंगे और पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति देखिए अलग है। उनके जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो लगातार रेड सी में और पर्शियन गल्फ में बने हुए हैं, लेकिन उससे रिजल्ट बहुत निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी टारगेटिंग सही है, उन्होंने 31 प्रांतों में हर एक कस्बों में अटैक किया हुआ, लेकिन फिर भी आईआरजीसी का जो उनका मनोबल है वो तोड़ नहीं पाए। इजराइल लगातार टारगेट होता जा रहा है और देखिए अजरबैजान भी आज की डेट में युद्ध में आ गया। और एक तो खबर यह भी है कि मोसाद तमाम टारगेट को एंगेज करके उसको ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी शामिल है। और अजरबैजान से भी खबरें आ रही जिसका ईरान ने खंडन किया है कि उसने अपने ड्रोन से हमला अजरबैजान पे नहीं किया। तो युद्ध का दायरा मोसाद बढ़ाना चाहता है और हर एक चीज जो कंट्री पे अटैक हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ईरान को देना डालना चाहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए किस तरीके से ये पूरा खाड़ी का जो इलाका है ये इस युद्ध में इंगेज हो जाए, ईरान के लिए अलग अलग मोर्चे खुल जाए। फिलहाल इस रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर इजरायल और अमेरिका नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगी ब्रिगेडियर साहब आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में ईरानी सेना ने बड़ा हमला बोला है। और कुवैत में ईरानी सेना ने हमला कहां किया है? अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले ने तबाह कर दिया है कुवैत में अमेरिकी बेस। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए जरा, ये अमेरिकी बेस है और यहां अमेरिकी बेस पर यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। मैं सीधे
ब्रिगेडियर शारदेंदु का रुख करूंगी। मतलब ये खाड़ी के देश और खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी बेस और खाड़ी के देशों के लिए जो अमेरिका कहता था कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, इन खाड़ी के देशों में अपने बेसों की सुरक्षा कर नहीं पा रहा है अमेरिका सर। बिल्कुल रोमाना जी, आपने सही कहा। खाड़ी देश में एक अलग किस्म की भावनाएं फैल गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस से उनको फायदा क्या हुआ। उनकी ऑयल रिफाइनरी का पूरा संचालन अमेरिका करता है, सिक्योरिटी वो दे नहीं पाया, और जनमानस और जो उनके जो क्राउन प्रिंस है, जो वहां की मोनार्की, उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता चला जा रहा है। वहां की जनता देखिए ईरान के साथ है और सियासतदार अमेरिका के साथ है। और अमेरिका क्यों वहां था? सिक्योरिटी देने के लिए। क्या उसने सिक्योरिटी दी? कतर की, ओमान की, यूएई की, कहीं सिक्योरिटी दे नहीं पाए। और आज की डेट में पूरा देखिए प्रदर्शन जो बहरीन में हुआ है, शिया समुदाय जरूर उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों से उन्हें निपटना पड़ेगा रोमाना जी। और अमेरिका की साख की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क लगी है। कई देशों में तो यह भी प्रदर्शन हुआ कि अमेरिका यहां से वापस जाए, वो अपनी सुरक्षा आप खुद करेंगे। और कहीं ना कहीं जो अटैक हो रहे हैं उससे जनमानस है हर्ट नहीं है। जनमानस में एक तरीके का सपोर्ट है ईरान के लिए और वैमनस्य है अमेरिका के लिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती चली जा रही है और अमेरिका को इसको समझना पड़ेगा। वो सुरक्षा तो दे नहीं पा रहा, और साथ में मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि खाड़ी के देश आपस में ही लड़ मरे और तमाम तरीके की वहां क्षति हो, जिससे कि वो एक छत्र राज अपना वहां पे एस्टैब्लिश कर सके। ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, पूरा पुतिन की तरफ से भी ये कहा गया है कि साहब वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें फूट डालने की एक कोशिश की जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि साहब ये खाड़ी के जो देश है, मुस्लिम बहुल ये देश है, आपस में ये उलझ जाए, आपस में ये लड़ मर पड़े। लेकिन फिलहाल क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अमेरिका जो है वो यहां यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के ट्रैप में आकर अमेरिका ने हमले को लेकर जल्दबाजी कर दी है और अब अमेरिका जो है क्या खुद को यहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बहुत अलग अलग बातें हैं क्योंकि ये युद्ध जो है वो 7वें दिन में एंटर कर चुका है और फिलहाल खात्मा होता हुआ फिलहाल इस युद्ध का नजर नहीं आ रहा है। तो आगे क्या होगा, कितना और लंबा ये युद्ध खिंच सकता है, ईरान में कितनी ताकत है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने डटा रहे, कितने वक्त और। तो हफ्ता पूरा हो गया है लेकिन टारगेट अभी भी अधूरा है, जंग जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला बोला है। ईरान की नेवी ने मिसाइल्स और ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो पहले से ही यहां मौजूद है और उसी यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान निशाने पर लेने का दावा कर रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रिगेडियर शारदेंदु, इस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का पहले भी दावा ईरान की तरफ से किया गया जिसे अमेरिका ने तब खारिज कर दिया था और एक बार फिर से ये दावा जो ईरान कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो तो जाहिर सी बात है इतना शानदार युद्धपोत है कि ईरान की आपको लगता है उस तक पहुंच हो पाएगी? ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा ज्यादा लगता है क्या फिलहाल कि हमला कर दिया है हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर? देखिए रोमाना जी, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है एक बड़ा लुक्रेटिव टारगेट है। इस पे 400 से 500 नौसैनिक वहां पे हमेशा मौजूद रहते हैं। उस पे अगर कोई हमला सक्सेसफुल होता है तो बहुत बड़ी क्षति अमेरिका को होगी और साथ में उसकी साख गिरेगी। और साथ में एक जो फ्रंट है सदर्न साइड से जो ईरान पे हमला हो रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन द्वारा, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं, वो खत्म होते हैं और साथ में एक तरीके से पर्शियन गल्फ पे ईरान का वर्चस्व साबित होगा। आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने जरूर बंद किया है, लेकिन जब यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां होता है तो वो उसको काउंटर करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार रहता है। जब एयरक्राफ्ट कैरियर उसके साथ कई सारे जंगी बेड़े होते हैं, पूरा खेमा होता है जो कि उसको सुरक्षा देता है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है और तमाम मिसाइलों से वो लैस होता है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म अमेरिका के पास अवेलेबल है। अगर ईरान इसको क्षति पहुंचाता है, अगर उसको पार्शियली भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और साथ में अमेरिका जो है उसको कैसे कंपनसेट करेगा ये देखने वाली बात है। देखिए एक ये भी खबर आ रही कि अब्राहम लिंकन को उन्होंने थोड़ा सा पीछे लेके आए हैं अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, क्योंकि वो स्ट्राइक रेंज से बाहर निकालने की कोशिश है जिससे कि उनको ज्यादा टाइम मिल जाए मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करें। इस तरीके का मैन्यूवर सी के अंदर होता रहता है और डेफिनेटली आज की डेट में यूएस अब्राहम लिंकन स्टैटिक नहीं होगा, वह मैन्यूवर कर रहा होगा, प्लेसेस बदल रहा होगा और ऐसी जगह पे होगा जिससे कि वो मैन्यूवर कर सके और स्ट्राइक कर सके।
ईरान का जो दावा है, आए दिन जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं युद्ध के, वो युद्ध में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को कंट्रोल करेगा, ये देखना है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, लेकिन हमें ये भी तो याद रखना चाहिए ना, अमेरिका तो ये टारगेट लेकर ही चला था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो पहले 4 हफ्ते और फिर 4 से 5 हफ्ते उन्होंने खुद ही एक तरीके से इस युद्ध की मियाद तय की थी। तो अभी तो ये 7 दिन ही है। तो क्या इन 7 दिनों में कहा जाएगा कि ईरान जो है वो इस युद्ध को खींचने में कामयाब हो रहा है? देखिए, डेफिनेटली ईरान जो युद्ध में वापसी करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उसके लिए ये जो वॉर है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बनता चला जा रहा है। पूरा पूरा वॉर वो अपने कंधे पे लेके चल रहा है, और जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, 2500 टारगेट को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, तमाम मिसाइलें, और उनका जो लॉजिस्टिक का चेन है, अगर आप उसको देखें तो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चेन है जो कि अमेरिका को मेंटेन करना पड़ रहा है, और उसके एवज में फायदा अमेरिका को उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अमेरिका ने बोला जरूर था कि 4 हफ्ते तक वो युद्ध लड़ेगा। उसको उम्मीद थी कि इस तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के ईरान को गिव अप करा देगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देगा, और ईरान के जो न्यूक्लियर प्लान है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। लेकिन जब ईरान ने स्ट्राइक करना शुरू किया, तमाम गल्फ कंट्रीज में, तेल अवीव में, इजराइल को टारगेट किया, तब अमेरिका के समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में युद्ध जा रहा है। इसका बेनिफिशियरी जो है पूरे युद्ध का, वो इजराइल पूरी तरीके से है। अमेरिका यही चाहता था कि इजराइल के अस्तित्व मिडिल ईस्ट में बना रहे और तमाम खाड़ी के देश आपस में टकराएं, जिससे कि अमेरिका पूरे एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके। सत्ता परिवर्तन की जब वो बात करते हैं, विदाउट सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। और वो कौन होते हैं सत्ता परिवर्तन के? मेरा मानना है कि ईरान की जनता डिसाइड करेगी कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता के बाहर रहेगा। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट आते हैं वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर आते हैं। लेकिन रोमाना जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सेंटकॉम जो है वो एक प्रोफेशनल हेडक्वार्टर है, उनके सोल्जर्स प्रोफेशनल है, उनकी जो टारगेटिंग उन्होंने की है वो बड़ी प्रिसीजन और पिन पॉइंट किया हुआ, तो वो क्रेडिट आपको सेंटकॉम को देना पड़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों पे ध्यान ना देके अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ईरान को चोक किया है वो प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल, वो जो महाताकत अमेरिका जिसके लिए जाना जाता है वही वहां पर नजर आता है। कुछ दिक्कत आ गई है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ब्रिगेडियर शारदेंदु से, लेकिन बड़े विस्तार से और शानदार विश्लेषण सटीक अंदाज में ब्रिगेडियर शारदेंदु आप लोगों के लिए रख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के बुशर एयरबेस को निशाना बनाया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। यहां बुशर एयरबेस पर हमले हुए हैं, हमले के बाद यहां भीषण विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही है, और साथ ही उसके बाद यहां आग भी लगी। ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये ईरान का बुशर है, और यहां इजरायली सेना ने हमला किया है। हमले के बाद यहां कई धमाके सुनाई दिए, और धमाकों के बाद यहां जोरदार आग लगी, जिसके बाद ये धुएं का गुबार, और काफी फासले से ये तस्वीरें ली गई हैं। उसमें अगर ये इतना बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कई किलोमीटर के दायरे में ये बुशर में ईरान ने हमले किए हैं, नुकसान पहुंचाया। ब्रिगेडियर शारदेंदु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सर, कितना लंबा ये युद्ध खिंचता हुआ नजर आ रहा है, आपका आकलन क्या है? देखिए, मेरा आकलन तो यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते तक ये युद्ध और चलने वाला है, और ईरान गिव अप नहीं करेगा। और एक तरीके का डोनाल्ड ट्रंप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि वो अपने तरफ से युद्ध विराम की घोषणा करेंगे विदाउट अचीविंग मच। और एक अल्टीमेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव जो व्यवस्था है वो ईरान में कैसे दी जाए, उस पे उनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। इसीलिए जब तक ये सोल्यूशन उनको मिल नहीं जाता तब तक वो चलेंगे। उन्होंने कुर्द का एंगल भी एक्सप्लोर किया, उन्होंने रजा पहलवी का भी एंगल एक्सप्लोर किया, उन्होंने तमाम ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जिससे कि वो ईरान में एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दे सके। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका इसमें सक्सेसफुल होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान आज की डेट में डिटरमिन्ड है। अयतुल्लाह खुमैनी का अभी भी देखिए, उन्होंने उनको अभी जमी दो, उन्होंने दफनाया नहीं। सही। आज की डेट में उनकी तस्वीर लेके ईरानियन के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, तस्वीर लेके वो युद्ध लड़ रहे हैं। और उनके जो विदेश मंत्री अरागची हैं और जो उनके प्रेसिडेंट है पेजेस्कियान, जो बहुत मॉडरेट लीडर है, उन्होंने हमेशा टॉक्स को बढ़ावा दिया है, वो कमिटेड है, वो आंसरेबल है अपने ईरानी जनता के लिए कि अमेरिका से वो कैसे बदला लेंगे। इतना बड़ा लीडर 24 घंटे के अंदर मारा गया,
ये एकजुटता दिया है उन्होंने ईरान को, और ईरान इसीलिए युद्ध में बना हुआ। लेकिन हालांकि ब्रिगेडियर शारदेंदु जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए ऐसा होगा आने वाले समय में कि अमेरिका जो है वो अपनी तरफ से कह देगा कि साहब हमने जीत हासिल कर ली है और वो इसको मामले को खत्म करना चाहेगा। अमेरिका तो चलिए खत्म करके फिर भी अपनी तरफ निकल लेगा, लेकिन इजराइल को तो यहीं पर रहना है। ऐसे में क्या ईरान इजराइल को छोड़ेगा? अमेरिका के ऐसे एक तरफा ऐलान से होगा क्या? मतलब क्या ईरान इजराइल पर जो मिसाइल्स दाग रहा है या इजराइल जो पलटवार कर रहा है, फिर वो कैसे रुकेगा मामला? देखिए, जब अमेरिका की स्ट्राइक रोमानी खत्म हो जाएगी तो ईरान स्वतः ही तमाम खाड़ी देशों में जो आज की डेट में ड्रोन और मिसाइल फायर कर रहा है वो रोक देगा, ऐसा मैं समझता हूं। इजराइल जो है वो अपने आप को उसे एक्सट्रिकेट करेगा, अपना जो उसका बोर्ड ऑफ पीस है गाजा पट्टी का, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। सदर्न लेबनान में जो आज की डेट में वो स्ट्राइक कर रहा है उसको वो बंद करेगा और वो एक तरीके से लाई लो करने की कोशिश करेगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। हालांकि इजराइल का मकसद देखिए पूरी तरीके से अचीव होता हुआ दिख रहा है कि वो चाहता था ईरान पे अमेरिका स्ट्राइक करे, वो अमेरिका ने किया। तो कहीं ना कहीं पूरे युद्ध में मैं बेनिफिशियरी सिर्फ इजराइल को मानता हूं, लेकिन इजराइल के लिए लॉन्ग टर्म में ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान अब हर्ट महसूस करेगा ऑल द टाइम आगे आने वाले दिनों में। और जब वो एक बार फिर से अपने प्रॉक्सीज को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, नॉर्थ इराक से हमेशा इजराइल के लिए थ्रेट बना रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध का अंत तो होना ही है। डिप्लोमेटिक चैनल्स को आज की डेट में मैं डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ ही आगे बढ़ना चाह रही थी। और एक खबर ये भी आई थी कि साहब चीन जो है वो मध्यस्थता करने को तैयार है, तो क्या उस दिशा में हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या कोई और देश जो है वो यहाँ पर किसी मध्यस्थता की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? इस पर आप जवाब दीजिएगा सर। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज तबाह हुआ। ये बड़ी खबर जान लीजिए आप। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह हमला किया, ईरान के ड्रोन वाहक जहाज पर यह हमला किया गया। ईरानी जहाज में हमले के बाद भीषण आग लगी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ये ईरान का जहाज जिसे तबाह कर दिया गया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह हमला किया है और ईरान के ड्रोन वाहक जहाज पर बताया जा रहा है यह हमला हुआ है। इसके जरिए ईरान जो है वो यहाँ खाड़ी की तरफ अपने ड्रोन जो है उनसे हमले कर रहा था। सीधे एक बार फिर से ब्रिगेडियर शारदेंदु का रुख करेंगे। सर, वो मध्यस्थ वाली भूमिका जो है वो कौन निभा सकता है यहाँ पर? चीन कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्या? देखिए, मेरे को इसमें बहुत बड़ा संदेह है कि चीन कोई रोल में सीज फायर में या मध्यस्थता करने में प्ले कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अगर आप रोमाना जी इंटीग्रेटली देखें तो जो चीन है वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था, ईरान से तेल खरीदा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादातर उसके कॉमर्शियल तेल वहां की थे जो ईरान से चाइना की तरफ जा रहे थे। और दूसरा एंगल देखते हैं, वेनेजुला से भी चीन ने ऑयल खरीद रहा था और चीन जो वेनेजुला के ऑयल रिफाइनरी पे भी अपना कब्जा चाह रहा था, वहां पे भी अमेरिका ने इंटरफेयर किया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जब वेनेजुला ईरान पे हमला किया, उसने कहीं ना कहीं क्षति चाइना को भी पहुंचाई है। और चाइना अगर मध्यस्थता कर देगा तो उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले प्ले अप करेगा, लिहाजा ये अमेरिका और इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरा मानना है हिंदुस्तान एक ऐसे देश है जो इसमें मध्यस्थता कर सकता है। हमने देखिए आज की डेट में जयशंकर ने भी अयतुल्ला खमनई की मौत पे उन्होंने शोक संदेश दिया है। हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के भी विदेश मंत्री से बात की है। हमारे प्रधानमंत्री ने यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब सबके हेड ऑफ स्टेट से बात किया है। तो हमारा एक देश ऐसा है जो तटस्थ देश है, हमने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया और हमारी पकड़ दोनों देशों में, चाहे गल्फ के देश हो, चाहे इजराइल हो या अमेरिका, हमारी पकड़ अच्छी है। तो हम एक बहुत बड़ा नेतृत्व का रोल निभा सकते हैं, एक तरीके का मध्यस्थता कर सकते हैं इसमें। यही चीज हम रशिया यूक्रेन के बारे में भी बोल रहे थे, यही हम इस युद्ध के बारे में भी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी आज की डेट में बहुत है। देखिए अभी मार्क कार्नी आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बोला कि ये मिडिल पावर नहीं है, ये तो सुपर पावर है, हमें बस एक्सर्ट करने की जरूरत है, इसको अपने फेवर में कैसे टर्न करना है और किस तरीके से दोनों मुल्कों को, दो ग्रुप ऑफ नेशन को टॉप सबसे बड़े चौधरी हैं जो खुद को सबसे बड़ा नोबेल पीस प्राइज का दावेदार कल तक मान रहे थे, वो भारत जैसी जो सुपर पावर है उभरती हुई दुनिया में, उसको बीच में मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकार करेगा? मतलब उनको तो अपनी वाहवाही करानी है ना, तो वो तो सब कुछ खुद ही करना चाहेंगे ताकि सारा क्रेडिट वही ले जाएं। यहाँ तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मामला था उसको लेकर उन्होंने दसियों बार कह दिया होगा, मैं हूं, मैंने रुकवाया, मैं ही हूं, मेरी वजह से ही सब शांत हुआ।
बिल्कुल रोमाना जी, आपने सही बोला। हर चीज का वो क्रेडिट लेना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तान मध्यस्थता करता भी है तो अमेरिका बोलेगा या डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि हमने हिंदुस्तान को बोला मध्यस्थता करने के लिए, हमने हिंदुस्तान को इंस्टिगेट किया कि आप आइए मध्यस्थता करिए, और इस वजह से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से ये सीज फायर। क्रेडिट तो आप किसी भी बात का किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। बेसिक इशू है कि जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, जिस तरीके से तमाम ऑयल रिफाइनरी जल रही हैं, जिस तरीके से आज की डेट में ऑयल प्राइसेस 15% बढ़े और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, उसको रोकना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा फेस चाहिए जो दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल हो, और ये हिंदुस्तान बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आप इसमें कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ऐड करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ सकते हैं, अफ्रीकन नेशन को जोड़ सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप इजिप्ट आज की डेट में युद्ध में कहां है, कोई स्टेट में नहीं आ रहा है, इजिप्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो एक ग्रुप ऑफ नेशन बनाए, 4-5 नेशन टॉक टेबल पे है और इस तरीके से मध्यस्थता करे तो सोल्यूशन जरूर निकल सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप वाकई में बहुत शानदार सलाह दे रहे हैं और आप ऐसी सलाह दे रहे हैं जिससे समाधान निकले। लेकिन यहाँ दिक्कत तो यही है ना कि आज के इस दौर के अंदर समाधान चाहता कौन है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ समस्याएं खड़ी करनी है, अपने हित साधने हैं और फिर निकल जाना है, किसी भी क्षेत्र को उथल पुथल हालत में बर्बाद करके छोड़कर चले जाना है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि तेल संकट और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, तेल की कीमतों में हमने देखा है बढ़ोतरी अभी से देखने के लिए मिल रही है, करीब 14% के आसपास कच्चे तेल की कीमतों में इस एक हफ्ते में इजाफा हो चुका है। अच्छा, एक रूस का ताजा बयान आया, आई एम श्योर आपने भी वो देखा होगा। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी जो तेल सप्लाई है उसको रोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध है उसका प्रभाव और भीषण तरीके से दुनिया को महसूस होने जा रहा है? डेफिनेटली जो रूस का स्टेटमेंट आया कि वो अपने गैस की सप्लाई यूरोप को बंद कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में दिया गया बयान है, और साथ में उसका भी मकसद वहां सॉल्व होता है। ये जो यूरोप की जो गैस की सप्लाई है आज भी रशिया द्वारा कंटिन्यू है और तमाम छोटे बड़े यूरोप के देश उस पर आश्रित हैं। अगर वो रुक गया तो पूरा यूरोप स्टैंड स्टिल होगा, क्योंकि यूरोप का जो स्टैंड आया है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ एक ऐसा कंट्री इटली है जो उन्होंने बोला कि ये युद्ध अनजस्टिफाइड है, अमेरिका को ये युद्ध नहीं करना चाहिए था। बाकी सारे के सारे, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सहायता नहीं दे पा रहे हैं जो उनको एक्चुअली देनी चाहिए। पहले के गल्फ वॉर 1 और 2 में एलाइड फोर्सेस बनी थी, तमाम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार अमेरिका के साथ फिजिकल जो ट्रुप्स का जो मिलिट्री हार्डवेयर का यूज है वो ये देश नहीं कर रहे, लेकिन मॉरल सपोर्ट जरूर दे रहे हैं। मेरा मानना है कि पता नहीं सर वो मॉरल सपोर्ट है या फिर वो मजबूरी की सपोर्ट है, क्योंकि चाहे यूके हो वो कितने अनमने तरीके से आया है। अच्छा, आप स्पेन को देख लीजिए, और स्पेन को तो बाकायदा धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब डील खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ा हथियार दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए वो ट्रेड डील वाला है, और उसके बाद स्पेन की तरफ से भी कहा गया कि हम तो साथ में हैं अमेरिका के। इस बीच देखिए, अमेरिका और ईरान, ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, और ये दावे आपको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन दावों में ना विरोधाभास है, वो साफ तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन इन दावों में नजर आ रही है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है हम तो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये एक बात सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, ईरान की तरफ से कह रहा है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है यूएस आर्मी जो है वो शानदार प्रदर्शन कर रही है, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान युद्ध विराम चाहता है, और ईरान कह रहा है हम तो कोई युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। ये है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। अमेरिका कह रहा है लड़ाई लंबी चलेगी, अमेरिका कामयाब नहीं होगा, ये हुंकार ईरान की तरफ से भरी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बनी हुई है। बयान जबरदस्त तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उनमें विरोधाभास भी साफ तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। और ऐसा होता है जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं अपने हित साधते हुए बयान दिए जाते हैं, ताकि एक तरीके से परसेप्शन बिल्ड हो, एक प्रोपेगेंडा वाली स्थिति बने और उससे फायदा उठाया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो बहरीन की राजधानी है वहां ईरान ने बड़ा हमला बोला है। यहां जानकारी मिल रही है मनामा के 2 होटल्स में ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। हमले के बाद इन होटल्स में आग लग गई है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ये बड़ी खबर, बहरीन में ये 2 होटल्स आप देख रहे हैं, इन 2 होटल्स पर ईरान ने हमला किया है, मिसाइल अटैक हुआ है। यहां पर हमले के बाद होटल में आग लगी।
इससे पहले भी खाड़ी के देशों के अंदर ईरान की तरफ से होटल्स को निशाना बनाया गया, रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और हर बार ईरान की तरफ से कहा गया कि जानकारी थी यहां पर जो अमेरिकी सैनिक हैं वो ठहरे हुए हैं। और एक बार फिर बहरीन में ये 2 होटल्स हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है। ये टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु, ईरान की तरफ से चुन चुनकर अमेरिका को निशाने पर लेना है। देखिए, जो बहरीन में होटल में हमले हुए हैं ये एक ऐसे इंटेलिजेंस के पे बेस्ड है जहां बताया जाता है कि अमेरिकी सैनिक वहां रिजाइड कर रह रहे थे और अमेरिकी सैनिकों को क्षति पहुंचाना ईरान का मकसद है, ना कि बहरीन की आम जनता को। इस वजह से इन टारगेट को स्ट्राइक किया जा रहा है। 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, उसको भी उन्होंने टारगेट किया, काफी क्षति पहुंची है और इस मोमेंटम को ईरान नहीं जाने देना चाहता है। वो कुछ ऐसी जगह स्ट्राइक करना चाहता है जहां पे डेंट अमेरिका महसूस करे। बाकी जगह के जो स्ट्राइक चल रही, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे ओमान में हो, वहां पे इतना आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट नहीं हो पाया है। वो एयरपोर्ट या एयरफील्ड पे निशाना बना रहे हैं, लेकिन बहरीन के जो टारगेटिंग है वो बड़ी स्पेसिफिक और पिन पॉइंट है, ये दिखाता है। और कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर शारदेंदु, एक बात मेरे मन में थी, मतलब ऐसा भी पहली बार ही हो रहा होगा। इससे पहले हमने वो यूक्रेन रूस वाला भी मामला देखा कि अमेरिका दिखता इतना बड़ा सुपर पावर है, मतलब दुनिया में क्या है अमेरिका हम सब जानते हैं, लेकिन यहां जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो खाड़ी के देशों में अमेरिका ने कितने अपने दूतावास ही बंद कर दिए। मतलब ये सुपर पावर है जिसको अपने दूतावास भी बंद करने पड़ गए, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी नहीं उठा पाया। ये भी अपने आप में दुनिया पहली बार ही देख रही होगी सर। देखिए रोहाना जी, बिल्कुल आपने सही कहा, एक हवा क्रिएट किया जाता है किसी चीज का, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, लेकिन जब ग्राउंड में सैनिक लड़ता है तो उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी या जो हेडक्वार्टर आपके हैं, चाहे नेवल फ्लीट हेडक्वार्टर हो, किस पे डिपेंडेंट है? आपके मिलिट्री हार्डवेयर और आपके एयर डिफेंस सिस्टम को। अगर आपने एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया तो वो उतना ही वल्नरेबल होगा जितना कि कोई भी छोटे कंट्री का सैनिक या छोटे कंट्री का मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के एयर डिफेंस को सैचुरेट करने में काबिल रहा है। थर्ड, आप कहां कहां डिप्लॉय करेंगे, पैट्रियट मिसाइल कहां कहां डिप्लॉय करेंगे, 24/7 आप कैसे उसकी निगरानी रखेंगे। कई सारे गैप्स इंफॉर्मेशन में आते हैं, कई सारे गैप एयर डिफेंस में होते हैं। उस गैप का जो प्रोफेशनल आर्मी है उसका इस्तेमाल करके स्ट्राइक करती है। लिहाजा अमेरिका का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी अपने ऊपर जो उसने जिम्मेदारी विश्व की इतनी जगह ले रखी है कि उसके रिसोर्सेज डेसिपेट हैं। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में 50 से 60 हजार सैनिक हैं। अगर आप ग्राउंड में अपने सैनिकों को उतारेंगे, जहां ईरान के पास 6 लाख की सेना है, 2 लाख IRGC के लोग हैं, आपके 40-50 हजार ट्रूप अगर ग्राउंड में उतरते भी हैं या एडिशनल एयरबोर्न ट्रूप आप लेके आते हैं, अगर उसको ग्राउंड में कमिट करते तो आप कितने वल्नरेबल होंगे। और आप ऐसी जगह पे लड़ाई लड़ेंगे जो कि जमीन की बनावट आपकी जानकारी नहीं है। आप कब तक सैटेलाइट इमेजरी पे लेके अपने सैनिकों को ग्राउंड पे उतारेंगे? तो ये तमाम तरीके ऐसे हैं जो ग्राउंड फोर्सेस होती, जो ग्राउंड पे ऑपरेट करती, जो अपने जमीन पे ऑपरेट करती, उनकी नॉलेज, उनका प्रोफेशनल, उनकी जो लड़ाई की रूपरेखा होती है उसको भेद पाना मुश्किल होता है किसी फॉरेन आर्मी के लिए। तो मेरा मानना है कि अमेरिका इसी तरीके का डिस्टेंस बैटल लड़ता रहेगा, मिसाइल से लड़ाई लड़ेगा, एयर स्ट्राइक करेगा। जहां तक ग्राउंड पे ट्रूप्स को कमिट करने की बात है वो मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ लाइफ होगा। अमेरिका के सोल्जर्स मारे जाएंगे। हालांकि सर ये भी एक हकीकत है कि बिना बूट ऑन ग्राउंड के आप जो लक्ष्य लेकर चले अपने लिए कि साहब हम पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वो आप कैसे हासिल कर लेंगे? वो आप कर नहीं सकते हैं हासिल। आप भले ही वहां पर व्हाइट हाउस में बैठकर ये बड़ा दावा करते हैं कि हम तो देखिए नेतृत्व परिवर्तन कर देंगे, इसके लिए जरूरी होगा तो बूट ऑन ग्राउंड उतारना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे, लेकिन क्या ये सब प्रैक्टिकल है? क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा? अमेरिका भूल रहा है कि वो जिस तरीके की स्थिति में लगातार आगे बढ़ रहा है उससे खतरा अमेरिका के लिए भी नुकसान बढ़ते जाने का लगातार बना हुआ है। और ऐसे में ये युद्ध जो है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है, ईरान की तरफ से हुंकार भरी जा रही है कि हम तो बदला पूरा करके रहेंगे, बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आखिर क्या होने जा रहा है आगे?